आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वसीयत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वसीयत से जुड़े कानून कौन कौन से हैं, वसीयत की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है और इसके रजिस्ट्रेशन या नोटराइज कराने की प्रक्रिया क्या है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वसीयत क्या होती है? वसीयत या विल एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति जैसे घर, जमीन, बैंक बैलेंस, शेयर आदि किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये सभी आवश्यक बातें उसमें लिखी जाती हैं। इस वसीयत को अंतिम इच्छा पत्र या वसीयतनामा भी कहा जाता है। वसीयतकर्ता अर्थात टेस्टेटर की मृत्यु के बाद जिन भी लोगों का नाम इस दस्तावेज अर्थात वसीयतनामा में लिखा होता है उन्हें कानूनी रूप से वह संपत्ति मिल जाती है। सरल शब्दों में कहें तो इस दस्तावेज अर्थात वसीयतनामा में आप यह लिखवा सकते हैं कि मरने के बाद आप अपनी सारी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, भाई, बहन या किसी अन्य व्यक्ति को। तो इस दस्तावेज को ही क्या है, वसीयतनामा या अंतिम इच्छा पत्र कहा जाता है। मान लीजिए आप हैं, अब आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है आपके मरने के बाद उसका क्या होगा, आप किसको देना चाहते हैं। तो आप वो प्रॉपर्टी जिसको भी देना चाहते हैं उसके लिए आपको एक दस्तावेज लिखना पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को मिलेगी। तो इस दस्तावेज को ही क्या है, वसीयत कहा जाता है। जो वसीयत करता है उसे वसीयतकर्ता अर्थात टेस्टेटर कहा जाता है और जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है वह वसीयत ग्रहीता बेनिफिशियरीज कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को ध्यान में बिठा लीजिए। अब इसी के आधार पर पूरा हमारा वीडियो चलेगा। ये शर्मा जी हैं, सूरसेन शर्मा जी। अब इन्हें क्या है, अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करनी है। वसीयत क्या है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की जा सकती है, मूवेबल चल संपत्ति और इमूवेबल अचल संपत्ति की भी। अब जिन लोगों को चल अचल का मतलब नहीं पता, तो चल का मतलब होता है ऐसी संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि नोट हो गए, सिक्के हो गए, सोने चांदी के जेवरात हो गए। तो ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या हो गई, जमीन हो गई, प्लॉट हो गया या मकान हो गया। तो इसे आप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, ये इमूवेबल है, अचल संपत्ति। तो दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टीज की क्या है, वसीयत की जा सकती है। तो ये रहे शर्मा जी, अब इनको क्या है, अपनी चल अचल संपत्ति की वसीयत करनी है। भाई वैसे तो इनकी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी इनके नाम ही आती, सभी को बराबर बराबर अंश प्राप्त होता, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, घर का बड़ा बेटा शेर बन जाता है या छोटा बेटा बन जाता है, पता चला पूरी प्रॉपर्टी दोनों हड़प गए, बेटी को कुछ दिया ही नहीं, बेटी की शादी हो गई, उसे कुछ दे नहीं रहे फिर बाद में। या एक तेज है दूसरा सीधा है, तो ये तेज क्या है, शेर बन के पूरी प्रॉपर्टी हड़प जाएगा। ये बेचारा बोलेगा कि भैया कौन बड़े भाई से उलझे, अपनी इतनी औकात नहीं है भैया, हाथ जोड़े अपन नहीं बोले उससे। तो ऐसी स्थिति भी क्या है, बच्चों के बीच में आ सकती है। तो इसलिए शर्मा जी के मन में विचार आया क्यों ना अपनी वसीयत लिख दी जाए, बाद में लड़ने मरने का झंझट ही खत्म। तो इसलिए शर्मा जी क्या है, वसीयत लिखना चाहते हैं। तो ये हो गई पत्नी, ये बड़ा बेटा आयुष, ये बेटी वंशिका और ये कार्तिक छोटा बेटा। तो ये हो गया वसीयतकर्ता टेस्टेटर और ये हो गया वसीयत ग्रहीता बेनिफिशियरीज। अब यहाँ पे क्या है, वसीयत सिर्फ इन तीनों के नाम पर की जा रही है, पत्नी के नाम पर नहीं की जा रही, क्योंकि अलग से मकान खरीद दिया पत्नी के नाम पर, उसके खाते में अलग से पैसे हैं। तो पत्नी को क्या है, शर्मा जी ने फ्री कर दिया है कि भाई मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम तुम्हारा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें अलग प्रॉपर्टी दे दी है तुम्हारे नाम पर ही। अब मेरे पास जो बचा खुचा है मैं इन तीनों में बांटना चाहता हूं जिससे बाद में विवाद ना हो। तो वसीयत क्या है, इन तीनों के पक्ष में ही की जा रही है। अच्छा, कई लोगों को यह लगता है कि शादी के बाद पत्नी पति की प्रॉपर्टी की आधी मालकिन बन जाती है। तो भैया ये बहुत बड़ा वहम है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मालिक वही रहता है। पत्नी को कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती पति की, उसके मरने के बाद ही मिल सकती है। और यदि वह वसीयत कर गया और वसीयत में जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर लिखी है वो पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, पत्नी को भी कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो पत्नी को यह अधिकार दे दे
कि शादी के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है। ये कानून सिर्फ यूएसए, कनाडा या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हो गई सिर्फ उनमें चलता है, इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में सिर्फ वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है अपने पति से, जैसे कि 144 BNSS जो पहले 125 CRPC हुआ करती थी। तो खैर ये सब बात की बातें हैं। अभी हम फोकस करते हैं वसीयत पर। तो शर्मा जी क्या है, वसीयत करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों के पक्ष में। जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है वह वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने वसीयतनामा विल लिखा है या कराया है वह कभी भी इसे निरस्त करवा सकता है या बदलकर दूसरे के नाम भी कर सकता है। यदि ये पैराग्राफ समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा इसका मतलब। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि वसीयत कितने तरह की होती हैं। तो आमतौर पर वसीयत दो प्रकार की होती हैं। पहली, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 के तहत विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात जो साधारण वसीयत होती है वह आती है। हमें इसी पर फोकस करना है क्योंकि भारत का आम आदमी यही वसीयत करता है। आप हो गए, मैं हो गए, या कोई भी भारत का नागरिक एक्सेप्ट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, भारत की 3 सैन्य शक्तियों के सैनिकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक यही वसीयत करता है। दूसरी होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 65 और 63 के तहत विशेषाधिकार युक्त वसीयत। यह वसीयत कौन करता है? जो भारत की 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई और नेवी, इनके सैनिक या ऑफिसर, सिर्फ यही लोग विशेषाधिकार युक्त वसीयत कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, ठीक है ना। विशेषाधिकार रहित वसीयत मतलब कि ऐसी वसीयत जिसमें कोई विशेषाधिकार ना हो। वो विशेषाधिकार क्या है वह भी देख लेंगे। पहले देखते हैं साधारण वसीयत क्या होती है। विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात साधारण वसीयत, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति है वह वसीयत कर सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि वह स्वस्थ हो और दिमागी रूप से दुरुस्त हो। अंधे और बहरे व्यक्ति भी वसीयत बना सकते हैं अगर वे अपने काम के परिणामों और उनके कानूनी परिणामों को समझते हों। एक सामान्य रूप से पागल आदमी भी वसीयत तैयार कर सकता है, लेकिन तभी जब वह बुद्धि से सोचने योग्य हो जाए। अगर एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत शून्य है। यह मैंने क्या चालू भाषा में बता दिया। आइए जरा सेक्शन और देख लेते हैं। सेक्शन 59 क्या कह रहा है। द इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 59, बिल अर्थात वसीयत करने के लिए समर्थ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो वसीयत कर सकता है। इसमें जो व्यक्ति बताए गए हैं सिर्फ वे ही वसीयत कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति, इस वर्ड पर ही पूरी वसीयत टिकी रहती है, यह बात ध्यान रखिएगा। यदि आप वसीयत में यह साबित नहीं कर पाए कि वसीयत करने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त था, मतलब उसका दिमागी संतुलन सही था, दिमागी रूप से वह स्वस्थ था, स्वस्थ चित्त का मतलब यह होता है, तो ही वसीयत लागू हो पाएगी, नहीं तो वसीयत फेल कहलाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति ने वसीयत की है जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है या जिसका मन सही नहीं है, जैसे ऊपर हो गए शर्मा जी, क्योंकि वसीयत लागू कब होगी? व्यक्ति के मरने के बाद। वसीयत में आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी लिखी है आप वो लेने जाओगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि जिसने वसीयत की थी वह स्वस्थ चित्त था, अर्थात उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही थी, मन बिल्कुल शांत था, अर्थात मन स्वस्थ था। तो इस वर्ड पर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ चित्त। पूरी वसीयत इसी पर टिकी है। तो प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है अर्थात नाबालिग नहीं है, बिल वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा अर्थात दे सकेगा। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, देख लीजिए। जैसा कि पहला दिया हुआ है, कोई विवाहित स्त्री किसी संपत्ति का बिल द्वारा व्ययन कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में अपने कृत्य द्वारा अन्य संक्रामण कर सकती थी। मतलब कि कोई ऐसी मैरिड वुमन कोई ऐसी प्रॉपर्टी संपत्ति वसीयत कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में क्या है, अन्य संक्रामण किसी और को देने में सक्षम थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए जो लड़की होती है
उसे कई बार क्या है, शादी के बाद अपने मायके से कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप पूछिए घर पे, अपनी मम्मी हो गई या मौसी जी हो गई, कईयों के पास क्या है, मायके से कोई ना कोई लैंड मिला होगा, अर्थात कोई प्लॉट या कोई भूमि कृषि योग्य, किसी न किसी की माँ या मौसी के पास कोई प्रॉपर्टी आई होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, उस स्त्री की निजी संपत्ति है। उसके मरने के बाद या तो वह बच्चों को मिलेगी, यदि बच्चे नहीं हैं तो वह संपत्ति क्या है, मायके को वापस हो जाएगी, पति के नाम पर कभी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, यह बात बड़ी बारीक चीज है। यदि आपकी माँ को कोई प्रॉपर्टी मायके से प्राप्त हुई है तो माताजी की मृत्यु के बाद सिर्फ बच्चों को मिल सकती है वो प्रॉपर्टी। यदि बच्चे नहीं हैं और निसंतानी मृत्यु हो गई उस स्त्री की, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, मायके को वापस चली जाएगी। जैसे नाना ने दी होगी तो नाना पक्ष को क्या है, वापस चली जाएगी। नाना नहीं है तो मामा के नाम पर जाएगी, फिर नामांतरण के द्वारा। पति को नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्योंकि विवाहित स्त्री की मायके से प्राप्त संपत्ति है वो। तो ऐसी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। दूसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति जो बधिर, मूक या अंधा हो, मतलब कि बहरा, गूंगा या अंधा। तो कोई व्यक्ति ऐसा है तो इस कारण से वह वसीयत करने में असमर्थ नहीं हो जाता, यदि वह यह जानने में सक्षम है कि वह क्या कर रहा है। भाई गूंगा व्यक्ति कोई पागल थोड़ी ना है, या बहरा व्यक्ति पागल है, या अंधे को दिखाई नहीं दे रहा तो वो पागल है। ऐसा व्यक्ति भी वसीयत कर सकता है, बशर्ते कि उसे पता हो कि भाई मैं वसीयत कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी, जिसका नाम मैं वसीयत में लिख दूंगा। तो उसको यह बात समझ में आनी चाहिए। तीसरा है, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त है, उस अंतराल में जब वह स्वस्थ चित्त है, बिल कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो आम तौर पर क्या है, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मामूली तौर की बात चल रही है यहाँ पे, ये नहीं कि बिल्कुल पूरा ही पागल हो गया, मामूली तौर पर। तो उस समय, उस अंतराल में जब वह ठीक था, उसका मानसिक संतुलन सही था, बिल कर सकता है। मतलब मान लीजिए किसी ने वसीयत कर दी, वसीयत करने के बाद वह पागल हो गया, तो इससे क्या है, वसीयत फेल नहीं हो जाती, क्योंकि वसीयत तो वो पागल होने से पहले कर चुका है। तो ऐसी वसीयत अर्थात विल क्या है, वैलिड है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोर्ट में हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसी संबंधित विवाद आते हैं। कोई व्यक्ति जब वह चाहे मत्तता या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्भूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तब बिल नहीं कर सकता। आपने कई ऐड देखी होंगी, टीवी पे आती हैं, दद्दू पलंग पे लेटे हैं, बच्चे साइन करवा रहे हैं वसीयत पर, ऊपर से पानी टपक जाता है और सिग्नेचर मिट जाते हैं। कई लोगों ने ये टीवी ऐड देखी होगी। अब वो व्यक्ति क्या है, बीमार है, पलंग पर लेटा है, जाने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या है, वसीयत करवा लेना। तो ऐसी वसीयत क्या है, वैलिड नहीं है, वो जीरो है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, स्थिति बड़ी खराब है उसकी, इतना बीमार है, और उसका इलाज करवाने की जगह लोग क्या है, वसीयत करवा लेते हैं। कोरे पेपर पर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली और साइन करवा लिए वसीयत पर। तो बीमार व्यक्ति ने जो वसीयत की है, जिसकी मनोदशा सही नहीं है, भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक होगी, वो टेंशन में होगा या अधमरी हालत में होगा, तो उसे तो अपनी बीमारी की पड़ी है। खासकर बुजुर्ग लोगों को क्या है, बहला फुसला कर जब वो बीमार हो जाते हैं या अपने अंतिम समय में होते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों का क्या है, गलत फायदा उठाया जाता है और उनसे वसीयत करवा ली जाती है। तो ऐसी कई प्रकार की बातें सामने आती हैं, जिससे फोर्थ पॉइंट जो है, स्पष्टीकरण 4 जो है, इसके सबसे ज्यादा केसेस कोर्ट में आते हैं। तो बीमार व्यक्ति जिसकी मनोदशा ठीक नहीं है, उसके द्वारा की गई वसीयत क्या है, शून्य है। इसी पॉइंट को लेकर आप क्या है, वसीयत शून्य घोषित करवा सकते हैं। अब आती है दूसरी, विशेषाधिकार युक्त वसीयत। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 65 के तहत एक विशेषाधिकार युक्त वसीयत एक अनौपचारिक वसीयत होती है, जिसे सिपाहियों, वायु सैनिकों और नौसैनिकों द्वारा बनाया जाता है, जो शासक यात्राओं या युद्ध में गए हुए होते हैं। तो मतलब जो विशेषाधिकार युक्त वसीयत होती है, ये क्या है, इन लोगों के लिए, सिपाहियों, वायु सैनिकों और नौसैनिकों के लिए होती है। भाई कहीं वॉर हो रही है, अर्थात युद्ध होने वाला है, या कोई स्पेशल मिशन है, उस पे जा रहे हैं, तो ये लोग क्या है, विशेषाधिकार युक्त वसीयत करते हैं। अब ये वसीयत होती क्या है, विशेषाधिकार वसीयतों को लिखित में या मौखिक घोषणा के रूप में और अपनी जान को जोखिम में डालने जा रहे लोगों द्वारा एक अल्प समय के नोटिस द्वारा तैयार करवाया जाता है। विशेषाधिकार रहित वसीयतों में औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि भाई गवाहों को बुलाओ या स्टाम्प पर टाइप करके लाओ।
तो ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं होती। खट से बोला कि वसीयत करनी, ये मेरी प्रॉपर्टी, इसको देना, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, तो ये होती है विशेषाधिकार युक्त वसीयत, जो सिर्फ इन लोगों के लिए होती है। हमको फोकस करना था विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात साधारण वसीयत। तो वापस आते हैं शर्मा जी पर। शर्मा जी को वसीयत करनी है और वसीयत के माध्यम से अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों को देनी है। तो ये कौन सी वसीयत करेंगे? विशेषाधिकार रहित वसीयत अर्थात साधारण वसीयत, जो धारा 59 के तहत की जाती है। तो यह हो गया टाइटल वसीयतनामा। एक फोटो चिपका दीजिएगा यहाँ पर वसीयतकर्ता की। वसीयतकर्ता कौन हो गया? शर्मा जी हो गए। और किसके पक्ष में कर रहे हैं? दोहरा पक्ष में। तो ये हो जाएंगे वसीयत ग्रहीता बेनिफिशियरीज। तो बड़ा लड़का, बेटी और छोटा बेटा, इनके पक्ष में वसीयत कर रहे हैं। फिर आएगा प्रॉपर्टी जो आप वसीयत करने वाले हैं, उसका विवरण। पहले आपको यह बताना है कि कौन सी संपत्ति आप वसीयत करना चाहते हैं। तो वसीयत की जा रही संपत्ति का विवरण। एक किता प्लॉट, किता का अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा, तो उसे क्या है? किता कहा जाता है। तो एक किता प्लॉट स्थित E1 अरेरा कॉलोनी भोपाल, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड सर्वे नंबर 17, प्लॉट नंबर 36, रकबा 40x80 बराबर 3200 वर्ग फुट, जिसके पूर्व में विक्रेता का शेष प्लॉट, पश्चिम में सुदर्शन शर्मा का प्लॉट एवं उसमें निर्मित मकान, उत्तर में अजय सिंह का प्लॉट एवं उसमें निर्मित मकान तथा दक्षिण में 15 फुट चौड़ा रास्ता। ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लॉट या मकान वसीयत कर रहे हो तो पूरी डिटेल उसको मेंशन करनी पड़ेगी, और खासकर उसकी चौहर्दियां। चौहर्दी का मतलब होता है चतुर्सीमाएं, कि जो प्लॉट है इसकी चारों दिशाओं में क्या क्या है, क्योंकि इन चतुर्सीमाओं अर्थात चौहर्दी से ही इसकी पहचान होती है। तो ये लिखना मैंडेटरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी करवाएंगे अर्थात रजिस्टर्ड सेल डीड किसी मकान की, तो उसमें भी क्या है? चारों दिशाओं के बारे में लिखा होगा, जो भी प्लॉट ऑफ मकान ले रहे हैं। आधे केस कोर्ट में इसी से फंस जाते हैं कि चौहर्दियां गलत लिखी होती हैं, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। को मैंने उक्त भूखंड के पूर्व दर्जशुदा स्वामी देवेंद्र कुमार पटेल, निवासी अरेरा कॉलोनी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14/5/2010 के माध्यम से 70 लाख रुपए के विक्रय मूल्य में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था और राजस्व अभिलेखों में मेरा नामांतरण हुआ था। तत्पश्चात मैंने उक्त भूखंड में मकान निर्मित करा लिया है। तो विवरण में आप क्या बताएंगे संपत्ति के? भाई कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमने बता दिया कि भैया ये प्लॉट है। प्लॉट की चतुर्सीमाएं क्या है, हमने ये भी बता दिया। अब आपको ये बताना भी मैंडेटरी है वसीयत में कि ये प्रॉपर्टी भैया आपके पास कहाँ से आ गई? दान पत्र से आ गई, पुश्तैनी है कि स्व अर्जित संपत्ति है? ये बता दो भाई साहब कि कहाँ से आई प्रॉपर्टी आपके पास। तो बताना पड़ेगा कि भैया हमने इस व्यक्ति से खरीदी थी इतने रुपए में, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से पूरा पेमेंट किया 70 लाख रुपए का, तब जाके हमको प्रॉपर्टी मिली, फिर हमारा नामांतरण हुआ, हमने कब्जा लिया और फिर क्या है? मकान निर्मित करा लिया। आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन सबसे कॉस्टली एरिया है भोपाल का अरेरा कॉलोनी, तो इसलिए इतने रेट लिखे। अब अगले पैराग्राफ में क्या है कि ये बता दो कि ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। तो उपरोक्त वर्णित भूखंड मैंने मेरी निजी आय से अर्जित किया था। भाई जो मेरी सैलरी इकट्ठी हुई थी, ये रिटायरमेंट के बाद मुझे जो भी पैसा मिला था, तो उससे मैंने खरीदा था। बस इतना बताना है कि आपकी निजी आय से अर्जित किया था या नहीं किया था, या पिताजी पैसे छोड़ गए थे, या कहीं और से आपके बच्चों ने आपको क्रय करवा दिया हो। तो ये बातें बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उसी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं जो आपकी स्व अर्जित संपत्ति हो। पुश्तैनी संपत्ति की आप वसीयत नहीं कर सकते। और पुश्तैनी संपत्ति कौन सी होती है? ध्यान से सुनिएगा। पुश्तैनी संपत्ति अर्थात जमीन वह जमीन होती है जिसमें आपको 4 पीढ़ियां सिद्ध करनी पड़ती हैं, तब जाके वह क्या है? पुश्तैनी संपत्ति बनती है। आपको छोड़कर आपको 4 पीढ़ियां सिद्ध करनी पड़ेंगी आपके ऊपर की। मतलब आपको छोड़ दिया जाए तो फिर पिता, दादा, आजे, पराजे, ये हो गई 4 पीढ़ियां। आप हो गई 5वीं पीढ़ी। तो आपको 4 पीढ़ियां सिद्ध करनी पड़ेंगी, तभी आप उस प्रॉपर्टी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है, सालों से चली आ रही है, 4 पीढ़ियां उस पर खेती किसानी कर चुके हैं या रह चुके हैं, तो ऐसी जमीन क्या है? पुश्तैनी कहलाती है। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी दादा से पिता को मिली है तो भी पिता उसको वसीयत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 पीढ़ियां नहीं आ रही। मान लीजिए दादाजी ने कोई चीज खरीदी आपके,
कोई प्रॉपर्टी खरीदी। दादाजी क्या है, निर्वसियत किए हुए शांत हो गए, बिना वसियत किए हुए। फिर वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को मिल गई, तो पिताजी क्या है, उसे वसियत कर सकते हैं, क्योंकि 4 पीढ़ियां नहीं आ रही ना वहां पे। 4 पीढ़ियां मैंने गिनाई, पिता, दादा, आजे, पराजे। तो ये बताना जरूरी है कि भैया प्रॉपर्टी कहां से आई। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे और एक एक लाइन पे। आज आपको एक परफेक्ट वसीयत देखने के लिए मिलेगी कि वसीयत आकर लिखी कैसे जाती है। और उक्त भूखंड में मैंने मेरी निजी आय से मकान निर्मित कराया है। भले ही आपने लोन लिया हो, चुका दिया हो, लेकिन पैसा तो आपने ही भरा था ना, तो आपकी निजी आय हुई वो। उक्त संपत्ति मेरी स्वआर्जित एवं निजी संपत्ति है और उक्त संपत्ति में मेरा संपूर्ण एवं तनहा स्वत्व एवं कब्जा चला आ रहा है। स्वत्व का मतलब होता है मालिकाना हक और तनहा का मतलब होता है एकमात्र। तो एकमात्र मालिकाना हक है और कब्जा चला आ रहा है मेरा। उक्त संपत्ति को अर्जित करने मेरे पिता या अन्य किसी का कोई योगदान नहीं है। ना तो पिताजी ने कोई योगदान दिया है मेरे, ना ही किसी और ने दिया है। अतएव मैं मेरी उक्त निजी संपत्ति को मैं वसीयत कर पाने का विधिक अधिकारी हूं। मेरी निजी संपत्ति है, स्व अर्जित है, इसलिए क्या है, मैं अधिकारी हूं विधिक रूप से ऐसी प्रॉपर्टी को वसीयत कर पाने का। बाबत ऐसा जो कि मेरी उम्र 65 वर्ष लगभग हो चुकी है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। अच्छा, कई लोग, हंसी आ गई, मुझे माफ कीजिएगा, कई लोग क्या है, मैंने देखी कई वसीयत, उसमें क्या होता है कि लोग लिखते हैं कि बाबत ऐसा जो कि मेरी उम्र फलानी हो चुकी है, अब मैं बीमार रहने लगा हूं, होश हवाश में नहीं रहता, पता नहीं कल को क्या हो जाए। मतलब शुरू में ही लोग वसीयत फेल करवा देते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन में कि स्वस्थ चित्त मन होना चाहिए। कुछ लोग लिख देते हैं कि मैं बीमार रहने लगा हूं। अरे भैया, काय वो वसीयत कैसी तैसी कर रहे हो, या तो करो ही मत, कर रहे हो तो किसी एडवोकेट से सलाह ले लो। तुम तो वसीयत करके निपट जाओगे, बेचारे जिसके नाम पे की वो परेशान होता रहेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में। हमारे पास कम से कम ऐसे 8 से 10 केस हैं, सिर्फ यही वाले, जिसमें ये कह के मर गया वसीयत करता है कि मैं बीमार रहने लगा हूं, होश आवास नहीं रहता मुझे आजकल। सिर्फ इसी पॉइंट पे वसीयत क्या है, विवादित हो जाती है। तो ऐसा हमको कुछ नहीं लिखना, सीधी सी बात लिखो भाई, वृद्ध हो चुके हैं, 65 वर्ष के हैं, आजकल एवरेज एज रहती कितनी है, 60-70। तो सीधी बात लिखो ना कि भाई जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब निपट जाए। बीमारी का कुछ नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वसीयत विवादित हो जाएगी। हमने सेक्शन में पढ़ा ही था ऊपर। तो वर्तमान में मैं मेरी पत्नी एवं उपरोक्त तीनों संतानों के साथ निवास करता चला आ रहा हूं। वही मेरी देखरेख, सेवा, शुश्रूषा आदि करते चले आ रहे हैं। उक्त तीनों आगे भी मेरी सेवा व देखरेख करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। उक्त तीनों मेरे स्वास्थ्य, मेरी आवश्यकताओं आदि सभी का ध्यान पूरी तरह एवं अच्छे से रखते चले आ रहे हैं और मैं भी उक्त तीनों को अत्यधिक स्नेह एवं प्यार करता हूं। वर्तमान में मैं उक्त तीनों के उत्तम व्यवहार और अच्छी सेवा शुश्रूषा से अत्यधिक प्रसन्न हूं। भविष्य में भी उक्त तीनों मेरी देखरेख एवं सेवा अच्छे से करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। उक्त भूखंड एवं उसमें निर्मित मकान में मेरा पूर्ण हक एवं कब्जा है और मेरी स्वार्जित एवं निजी संपत्ति है, जिसे मैं वसीयत कर पाने में पूर्णतः सक्षम हूं। उक्त वर्णित संपत्ति का मेरे जीते जी मैं ही मालिक रहूंगा और इस वसीयत के माध्यम से उक्त कंडी का एक में वर्णित भूखंड और मकान को मैं मेरी उपरोक्त वर्णित संतानों आयुष, वंशिका एवं कार्तिक के पक्ष में यह वसीयत निष्पादित कर यह घोषित करता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद आप तीनों उक्त वर्णित अनुसार उक्त संपत्ति के मालिक बनोगे और मालिक बनकर जैसा चाहो वैसा उपयोग, उपभोग या विक्रय आदि कर सकोगे। इसमें मेरे किसी अन्य रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति की कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करे तो वह झूठी मानी जावे। उक्त संपत्ति पूरी तरह पाक साफ है। पाक साफ का मतलब होता है कि कोई लोन तो नहीं चल रहा भाई प्रॉपर्टी पे, या फिर बैंक में गिरवी तो नहीं रख दी। तो इसका मतलब होता है पाक साफ होना। कहीं रैन, व्यय या बख्शीश आदि नहीं है, मतलब किसी प्रकार की कोई देनदारी तो नहीं बची भाई, कोई टैक्स वैक्स रह गया हो या किसी प्रकार की कोई अन्य बख्शीश आदि रह गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई उस पे। मेरे बाद इस वसीयत के आधार पर उक्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में एवं नगर निगम भोपाल के अभिलेखों में मेरे नाम के स्थान पर आप उक्त तीनों अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में भी किसी की कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उक्त वर्णित संपत्ति के अलावा मेरे पास अन्य कोई अचल संपत्ति नहीं है। उक्त संपत्ति के अलावा मेरी मृत्यु के समय मुझे कोई अन्य चल या अचल संपत्ति या कोई नगद राशि कहीं से प्राप्त होती है या मैं अर्जित करता हूं, अथवा मेरे किसी बैंक खाते में कोई राशि, फिक्स डिपॉजिट या शेयर बाजार में निवेश की हुई राशि होती है, तो उस संपत्ति को भी मेरी उक्त वर्णित तीनों संतानें इस वसीयत के माध्यम से समान अंश में प्राप्त कर सकेंगी। तो अपन ने ऊपर तो लिख दिया था जो अपन वसीयत कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और अपन ने नीचे अपना बैंक का भी लिख दिया, कोई शेयर्स वगैरह हो। भाई वसीयत आप आज लिख रहे हो, अब ये थोड़ी ना कल मर जाओगे आप, कभी भी मर सकते हो, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो इतने समय में और कोई प्रॉपर्टी मिल जाए आपको तो फिर आप दूसरी वसीयत थोड़ी ना लिखेंगे उसके लिए अलग से, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक वसीयत अर्थात विल लिख सकता है। एक व्यक्ति की 2 वसीयत नहीं होती, नहीं तो जो बाद में की गई है वह प्रभावी कहलाएगी और पहली वाली वसीयत अपने आप फेल हो जाएगी। अब आप सिद्ध करते रहो कोर्ट में कि भाई दूसरी वसीयत फर्जी है या पहली फर्जी थी, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। तो एक व्यक्ति क्या है, एक ही वसीयत कर सकता है अपनी लाइफ में, 2 वसीयत नहीं कर सकता। दूसरी करनी है तो पहली वाली को क्या है, निरस्त करवाना पड़ेगा, फिर से नई वसीयत बनेगी। जैसे यहाँ पे भी 3 बच्चे हैं तो ये नहीं कि तीनों को अलग अलग वसीयत बना के दे दी, तीनों के लिए एक कॉमन सिंगल वसीयत बनेगी, उसमें ही तीनों की देनदारियां लिखी जाएंगी कि किसको क्या देने वाले हो, वसीयत एक ही रहेगी। तो भविष्य में कुछ मिलने वाला है तो हमने उसके बारे में भी लिख दिया। अतएव यह वसीयतनामा मैंने टाइप करवा कर, पढ़वा कर, सुन समझ कर पूरे स्वस्थ चित्त से, पूर्ण होश हवास में, बगैर किसी प्रलोभन या डर दबाव के, स्वेच्छापूर्वक गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर इस विलेख पर करते हुए आज दिनांक 28/10/2023 को भोपाल में निष्पादित कर दिया। जो प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे, पढ़कर सुनाया, बकलम किया। तो ये हो गया वसीयतनामा तैयार। यहाँ पे वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जाएंगे नीचे, और हमको चाहिए फिर 2 गवाह। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वसीयत में जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो इनकी गवाही पर ही निर्भर करेगी। बाई चांस वसीयत विवादित हो जाती है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है कि भाई वसीयत गलत तरीके से की गई है, मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके नाम पर कर दी, और उनके जाने के बाद अब आप क्या है, वसीयत के आधार पर चले गए नामांतरण करवाने तहसीलदार के यहाँ पे या कोर्ट में, सक्सेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए, बैंक की राशि लेने के लिए, और पता चला आपका चाचा का लड़का भी आ गया कि अरे दादाजी इसको अकेले नहीं देते, मेरे को भी दे के जाते, ये फर्जी वसीयत करा लियो, कूटरचित वसीयत है, की नहीं है उनने, तो ये साइन ही नहीं है उनके, तो क्या है, वसीयत विवादित हो गई यहाँ पे। तो अब इसकी सत्यता कौन सिद्ध करेगा, ये दोनों गवाह करेंगे, ये गवाही देंगे कि भाई वो हमारे साथ गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस या नोटरी अधिवक्ता के पास, हमारे सामने उनने पढ़ा, वसीयत लिखवाई, हमारे सामने उनने हस्ताक्षर किए। तो ये बातें कौन सिद्ध करेगा, ये दोनों गवाह करेंगे। यदि ये गवाह फेल हो गए तो वसीयत गई, मान लो, कुछ नहीं मिलना आपको। तो थोड़े पढ़े लिखे और होशियार व्यक्तियों को गवाह रखना यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। भाई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। मान लीजिए शर्मा जी की उम्र तो 65 है यहाँ पे, लेकिन गवाह कितनी उम्र के रखे हैं, 40 और 35। ज्यादा उम्र के नहीं रखे गवाह यहाँ पर, ज्यादा उम्र के रख लिए 50, 60, 70 के, तो पता चला शर्मा जी के पहले यही निपट गए दोनों के दोनों। तो फिर वसीयत को सही कौन सिद्ध करेगा, दिक्कत ये है ना। तो पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति जिन पर आपको भरोसा हो और जिनकी उम्र क्या है 30 से 40, मैक्सिमम 50 तक हो, 50 पर ना ही जाए तो सही रहेगा, 25 से 40 तक रहने दें, ऐसे व्यक्ति को ही क्या है वसीयत में गवाह बनाए। क्या वसीयत कराना जरूरी है? वसीयत तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दस्तावेज हमेशा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का एक सबूत होता है। वसीयत व्यक्ति की संतानों में झगड़ा होने से बचाती है, वृद्धावस्था में यह बचाव भी करती है, जैसे कि बच्चों द्वारा माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देना या घर से निकाल देना। भाई कई बार होता है ना, बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप क्या है उसकी पोटी सुसु साफ करते हैं। इसी प्रकार क्या है बुढ़ापे में वृद्ध की स्थिति हो जाती है। एक नवजात बच्चा और एक अति वृद्ध व्यक्ति दोनों की स्थिति समान होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। दोनों चल फिर नहीं पाते, जहां लेटे हैं वहीं पोटी सुसु कर देंगे, सोचने समझने की शक्ति दोनों के पास नहीं होती। तो ऐसे वृद्धों को संतानें क्या है
या तो छोड़ आती हैं या खाने पीने को नहीं देती तो बेचारे क्या घर में ही मर जाते हैं। तो वसीयत के माध्यम से आप अपने बच्चों को चमका कर रख सकते हैं कि मैंने वसीयत लिख दी है, मेरे वकील साहब के पास जमा है, मरने के बाद ही पढ़ेंगे वो। तो बेटा ध्यान रखियो, घर से निकाला, सेवा नहीं करी तो पूरी प्रॉपर्टी दान कर देंगे हम अनाथालय में, या वृद्धाश्रम वालों को दे देंगे पूरी प्रॉपर्टी, नीलामी करवा के पैसे रख लेंगे अपने पास, हमारे देशों की सेवा होगी। तो वसीयत के माध्यम से माँ बाप क्या है, बच्चों को चमका कर रख सकते हैं। और पहले ही बांट दो भाई, जिसमें बाद में झगड़ा ना हो। तो संतानों के बीच में क्या है, झगड़ा होने से बचाती है। तो पहले डिसाइड कर दो किसको क्या मिलेगा, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे एक दूसरे का। और यदि बच्चों को नहीं देना चाहता कोई व्यक्ति वसीयत के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी, तो यदि एक व्यक्ति अपने धन को अपनी संतान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है, तब वसीयत का महत्व और बढ़ जाता है। तब होते हैं सही विवाद खड़े। अब यहाँ पर 3 बच्चे, इनको ना मिलकर किसी थर्ड पार्टी को मिल जाए, फिर देखो कितना विवाद होता है। वसीयत का पंजीकरण या नोटरीकृत कैसे होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों को डाउट रहते हैं इसमें, तो आज क्लियर कर देते हैं हम। वसीयत को एक सादे कागज पर या स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी वास्तविकता पर संदेहों से बचने के लिए इसे रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, या फिर नोटरी एडवोकेट से नोटरीकृत भी करवा सकते हैं। भाई वसीयत जो है एक सादे पेपर A4 साइज के उस पे भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप उसे रजिस्टर्ड करवाओ या नोटरी करवाओ। वसीयत एक सादे कागज पर भी लिखी जा सकती है। रजिस्टर्ड करवाने से या नोटरी करवाने से क्या है, उसकी महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने क्या है, उसे रजिस्टर्ड किया है। अब नोटरी एडवोकेट भी क्या है, गवर्नमेंट के ही बंदे होते हैं, ये गवर्नमेंट ने नियुक्त करती है। सेंट्रल नोटरी हो गए, स्टेट नोटरी हो गए, एडवोकेट ही होते हैं ये। कोर्ट में केस भी लड़ते हैं, डॉक्यूमेंट को नोटराइज भी करते हैं। तो नोटरी एक्ट के तहत क्या है, इन्हें पावर होती है कि व्यक्ति की पहचान करना, दस्तावेजों की पहचान करना, इनके पास पावर होती है। रजिस्टर्ड क्या है, थोड़ा महंगा होता है, उससे सस्ता थोड़ा नोटरी हो जाता है। लेकिन आप कुछ भी करवा लो, एक खतरनाक चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसमें। जिन लोगों को लगता है कि रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो पक्की हो जाएगी हमारी, या नोटरी करवा लेंगे तो पक्की हो जाएगी, बताऊंगा मैं, चलो आगे। अगर एक व्यक्ति अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उसे गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाना होगा। इसी प्रकार यदि वसीयत को नोटरीकृत करवाना है तो गवाहों के साथ नोटरी एडवोकेट के पास जाना होता है। विभिन्न जिलों एवं तहसीलों के लिए रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार होते हैं, तथा इसी प्रकार नोटरी एडवोकेट हर शहर में उपलब्ध होते हैं। रजिस्टर्ड या नोटरीकृत करवाने के बाद वसीयत एक शक्तिशाली कानूनी प्रमाण बन जाता है। खैर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है, इतना होता है। अब भाई रजिस्टर्ड की बात आई है तो एक बात और बता दूं कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने में सिर्फ 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है ना। 1000 रुपये खर्चा रहता है, उसमें आपकी वसीयत हो जाती है। रजिस्टर्ड करवाने का सही तरीका यही है। ये चार्ट दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1000 रुपये आपको देने हैं रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके, या फिर आप चाहें तो स्टाम्प वेंडर से भी मिल सकते हैं। जो स्टाम्प बेचता है उसे स्टाम्प वेंडर कहा जाता है, उससे भी मिल सकते हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हर डॉक्यूमेंट पर कितने का स्टाम्प लगेगा, कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप जाके देख लीजिएगा। इस चार्ट में हर एक चीज के बारे में लिखा है, हर डॉक्यूमेंट के बारे में, कितना शुल्क है, कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, हर एक चीज लिखी है उसमें। तो वसीयत की बात आती है तो 1000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी यदि आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उसे। तो रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे तो आप फिर नोटरी एडवोकेट के पास जा सकते हैं। नोटरी एडवोकेट क्या 400-500 रुपये में कर देगा। अब मैंने ऑनलाइन देखे भैया, मतलब कहाँ लूट मार मची है। जरा गूगल पर सर्च करना, विल सर्विस प्रोवाइडर्स, इतने सर्च कर दो तुम तो ऑनलाइन, उनके रेट आ जाएंगे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। अरे वसीयत कर रहे हो भैया, केस थोड़ी लड़ रहे हो। अब ये मैंने आपको फ्री में बता दिया यहाँ पे कि वसीयत कैसे तैयार होनी है। आपसे कोई पैसे लिए क्या मैंने? ऐसी की ऐसी आप तैयार कर लेना। मतलब कुछ भी अनर्गल पैसे लिए जा रहे हैं, और लोग देते भी हैं ऐसे लोगों को। पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने महानुभाव आते हैं, घर में पेड़ के नोट लगे हैं इनके पास। फालतू पैसे नहीं देना किसी को, जैसे मैंने लिखी है वैसे ही करवा लो और नोटरी एडवोकेट के पास चल जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पे 300 से 500 रुपये में नोटरी एडवोकेट वसीयत को नोटराइज कर देते हैं। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि भाई आप नोटराइज करवाओ, ये मत करवाओ फालतू का खर्चा है। वही प्रक्रिया क्या है यहाँ होनी है। वसीयत को रजिस्टर्ड कराने हेतु प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसा कि नाम है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके लिए बनाया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट
पंजीकरण अधिनियम 1908। तो इसकी धारा 40 से 45 तक बताया गया है कि वसीयत रजिस्टर्ड कैसे होगी। और इसी प्रकार इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 में भी बताया गया है कि प्रक्रिया क्या होगी। तो ये हो गई क्या, रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर रजिस्टर्ड करवाने वाली। अब भाई आपके पास फालतू पैसे नहीं है रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो आप रजिस्टर्ड न करवा के सबसे बढ़िया नोटरी एडवोकेट के पास जाओ, क्योंकि द नोटरीज एक्ट 1952 नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 8 के अधीन नोटरी अधिवक्ता के पास पावर है कि वो वसीयत को क्या है, नोटराइज कर सके। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप चाहे सादे पेपर पर लिख लो वसीयत रजिस्टर का पेज फाड़ के, तो भी बात वही है, रजिस्टर्ड करवा लो तो भी बात वही है, और नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवा लो तो भी बात वही है। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, ये पढ़ लो जरा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयत चाहे रजिस्टर्ड या नोटरीकृत या फिर सादे पेपर पर ही क्यों न लिखी हो, उस वसीयत की सत्यता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 67 के तहत साबित करना ही होता है। वसीयत रजिस्टर्ड या नोटरीकृत कराने से उसकी सत्यता साबित नहीं होती। अर्थात जब भी विवाद आएगा वसीयत में, जैसे मैंने बताया था कि आपके दादाजी क्या है आपके नाम पर वसीयत कर गए, अब आप जाते हो वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी लेने के लिए कि भाई मेरे दद्दू मेरे नाम पर इतनी प्रॉपर्टी कर गए, आज टाग लगा देंगे भाई। तो इतने में आपका चाचा का मोड़ा आ गया, चाचा का लड़का आ गया, कहाँ भैया हमारा भी हक हिस्सा है, दादा तो हमारे भी थे। आपत्ति लगा देगा। जैसे ही आप नामांतरण वगैरह या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए पेश करोगे वसीयत के आधार पर केस, तो क्या है, आपत्ति लगा देगा कि भाई मेरा भी हक हिस्सा है, फर्जी वसीयत है। तो वसीयत क्या है, विवादित हो गई। अब जब वसीयत विवादित हो गई है तो क्या मतलब रहा उसको रजिस्टर्ड करवाने का, नोटरी कराने का, सादे पेपर का, तीनों फेल हो गए। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 67 के तहत कि भाई जो वसीयत की थी वह सही है। और साबित कौन करेगा, हमारे ये दो गवाह जो हमने वसीयत में गवाह बनाए थे, ये कोर्ट में आके गवाही देंगे कि दद्दू हमारे साथ आए थे, बहुत बढ़िया थे, स्वस्थ चित्त थे, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं थी, वो चाहते थे, यही सेवा करता था उनकी, वो चाहते थे कि पूरी प्रॉपर्टी इसे देना चाहिए, इसलिए इसका नाम लिख गए वो वसीयत में। उन्होंने पढ़ी समझी, फिर उन्होंने हस्ताक्षर किए, फिर हमने किए हस्ताक्षर, हमारे साथ फिर वापस गया घर लौट के। तो ये दोनों क्या है, वसीयत साबित करेंगे आप। अब भाई ये कहाँ लिखा है कि भाई रजिस्टर्ड नोटरीकृत विवादित हो जाए तो उनका महत्व कुछ नहीं रह जाता। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है साल में एक दो। ये लैंडमार्क जजमेंट जो है 2025 का है, बिल्कुल लेटेस्ट जनवरी का, लीला एंड अदर्स वर्सेस मुरुगनंतम एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 7578 ऑफ 2023 डिसाइड हुई है 2025 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भाई वसीयत रजिस्टर्ड करवाने से या नोटरी करवाने से वे कोई सही साबित नहीं हो जाती कि भाई यही सही है, ठीक है ना। आपको गवाहों को बुला के गवाही करवानी पड़ेगी, उसकी सत्यता साबित करनी पड़ेगी वसीयत की। सेक्शन 61 और देख लेते हैं। कपट, प्रपीड़न या अति याचना द्वारा अभिप्राप्त विल अर्थात वसीयत, ऐसी विल या विल का कोई भाग जो कपट, प्रपीड़न या ऐसी अति याचना द्वारा किया गया है जिससे निर्वसीयत स्वतंत्रकर्ता नहीं रह जाता, शून्य है। मतलब भाई आपने किसी को चमका कर, उसकी कुटाई कर, उसको क्या है अति याचना, टॉर्चर करके वसीयत करवाई हो, तो ऐसी वसीयत क्या है, शून्य है। तो इस पॉइंट पर भी आप क्या है वसीयत को उड़वा सकते हैं। अब ये तो वसीयत करवाने के फेवर की बात है। अब जैसे मान लीजिए सही में वसीयत कूट रचित है या झूठी है, आपको पता है कि भाई वसीयत झूठी है, और आपका चाचा के लड़के ने क्या है पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, या किसी दूसरे भाई ने या बहन ने वसीयत करवा के, तो जब आप गवाही करवाएंगे तो इन दोनों गवाहों को तोड़ेंगे आप गवाही, इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, प्रति परीक्षण कि हाँ भाई बताओ कितने समय आए थे, किस दिन आए थे, किस तारीख को वसीयत करवाई थी। या तो दोनों में से एक कोई गलत बोलेगा या दोनों ही गलत बोल देंगे, या फिर बोल देंगे हमें मालूम नहीं है। अब फिर अपन बीमारी पर घेर लेंगे कि भाई दद्दू तो बीमार थे, इलाज के पर्चे हों तो वो दिखा के पूछ लीजिएगा कि देखिए उनका तो इलाज चल रहा था, वो तो आने में सक्षम ही नहीं थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मना करेगा, हमको तो हमारा डिफेंस घुसेड़ना है, बस पूरी गवाही में अपना डिफेंस घुसेड़ दो, भर दो अंदर तक। हाँ भाई कौन सी गाड़ी से आए थे ये बता दो, कहाँ की बाइक से आए थे, कार से आए थे। अब इतना दिमाग तो चलेगा नहीं कि इतना याद हो। एक बोल देगा बाइक से लेके आए थे, एक बोल देगा कार से लेके आएंगे,
तो गवाही में देख रहा है अब मतभेद हो रहा है, तो ये दोनों सिद्ध नहीं कर पा रहे वसीयत की सत्यता को। कौन से रंग के कपड़े पहने थे दूसरे गवाह ने या दद्दू जी ने जो वसीयत करने आए थे? वसीयतनामा में तुमने कहाँ कहाँ हस्ताक्षर किए थे? जैसे कोई नोटराइज वसीयत है तो उस पर पूछ सकते हैं आप पुराने साइन दिखा के। जैसे बाई चांस नकली साइन कर दिए वसीयत पर किसी ने, वसीयतकर्ता के, उसे पता ही नहीं है कि उसने वसीयत कर दी और वो मर जाता है फिर बाद में, तो ऐसी वसीयत क्या फर्जी वसीयत है? तो आप उसके ओरिजिनल साइन ला के दिखा के पूछ सकते हैं गवाह को कि ये साइन किसके हैं, या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से साइन भी मैच करवा सकते हैं। कई ऑप्शन है। तो ऐसे करके क्या है, गवाह को आपको तोड़ना पड़ेगा गवाही में। दोनों के बयानों में मतभेद हो गए तो वसीयत क्या है, सही साबित नहीं हो पाएगी, और जिन लोग का नाम वसीयत में लिखा है उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो